विजयन का बड़ा फैसला, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिया आदेश। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पीजीआईएम के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम का दावा, कहा कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर से होगी कम खतरनाक। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र, बेअदबी और कोटकपुरा गोलीकांड का उठाया मुद्दा, तत्काल सांसदों की बैठक बुलाने की मांग। और छत्तीसगढ़ में नए कोरोना दिशा निर्देश हुए जारी, शादी समारोह में 10-10 लोग ही हो सकेंगे शामिल, सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार रोकने के लिए राज्य में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन आज से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पी विजयन की अगुवाई में हुई बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, धार्मिक स्थल, बाजार, निजी और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी और इसके साथ ही जरूरी जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, जैसे कि राशन की दुकान हुई, सब्जी की दुकान समेत जरूरी वस्तुओं की दुकानें शाम 7:30 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा राज्य में बैंक, बीमा कंपनियां, प्लेन, बस और ट्रेन की आवाजाही पर वो भी जारी रहेगी। आसाम में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि आला कमान को मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के एक और दिग्गज नेता हेमंत बिस्वा शर्मा में हो रही किसी एक नाम पर मोहर लगानी है। असम के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई है और जिसके लिए हेमंत बिस्वा गुवाहाटी से निकल चुके हैं। आपको बता दें कि असम विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका है। इसे लेकर बीजेपी में मंथन जारी है और इसी कड़ी में आज दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि असम में मतदान हो चुका है, मतगणना हो चुकी है और कई दिन इस बात को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी में मंथन जारी है कि असम का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि सर्बानंद सोनोवाल की हम बात करें तो उनको लेकर कई तरह के विवाद देखने को मिले, उनको लेकर कई तरह के सवाल उठते नजर आए, लेकिन अब ऐसे में आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की होने जा रही है और इसी बैठक में यह फैसला होगा कि आखिरकार असम के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। क्या बिस्वा को यूं एक बार जिम्मेदारी इस बार दी जाएगी या फिर एक बार फिर सर्बानंद सोनोवाल ही असम के मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई और भी दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही इस बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके आधार पर और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस बार असम का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को एक बड़ी बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी की यह बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, जिसमें उनकी टीम 9 भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को कुछ अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं, साथ ही टीकाकरण पर भी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बड़ी अहम महत्वपूर्ण आज बैठक लेंगे और इस बैठक में कई बड़े
दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा सकते हैं। कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टीम 9 जो हाल ही में बनाई गई थी, उसने अभी 2 दिन पहले ही बैठक की थी और आगे की रणनीति को लेकर विचार किया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। इसको लेकर चर्चा की गई थी। उन तमाम चीजों को चर्चा करने के साथ साथ आज उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, टीम 9 के अधिकारियों के साथ में। उसके बाद तमाम जो प्रदेश के अधिकारी हैं उन्हें वो निर्देश जारी किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब शादी ब्याह में आपको बता दें और दशगात्र के कार्यक्रम में 10-10 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी जा रही है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सभी लोग कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि इनमें निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग शामिल ना हों। उन्होंने इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने जिले में होने वाले इन कार्यक्रमों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वहां कार्यक्रमों में कोविड अनुकूल व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसके पालन के लिए वो अपने क्षेत्र अंतर्गत समाज प्रमुखों की बैठक लेकर आवश्यक समझाइश दें कि इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग शामिल ना हो। उन्होंने इसके तहत सरपंच, पटवारी, शिक्षक, रोजगार सहायक और कोटवार आदि स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से गांव में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 2 हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। 10 से 24 मई तक तमिलनाडु में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। किराना, राशन, मांस की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को पहले ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर्यटन स्थलों की यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 26,465 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13,23,965 हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 197 संक्रमितों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 15,171 तक जा पहुंची है। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच PGI-MER के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की है और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरी लहर से कमजोर होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। हम लोग चंडीगढ़ में तो हमारी कोविड-19 पेंडेमिक के लिए तैयारी तो हमारी पिछले साल ही 2020 में भी काफ़ी हो चुकी थी। अभी जो हमें देखने में आया है कि जो तैयारी 2020 में हुई उसको और भी हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई। जैसे कि 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया तो नंबर ऑफ केसेस जो हाईएस्ट थे वो 97,000 सारी कंट्री में हुए। इस बार जो अभी जैसे आज के दिन भी हमारे 4,14,000 केसेस देश के सामने आए और वो चार टाइम हायर है नंबर ऑफ पेशेंट्स। और पिछले साल तो एक तो ये था कि जैसे ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत और कमी महसूस खासकर नहीं हुई। और इस बार जो कोविड-19 के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़े उसके लिए ऑक्सीजन बेड की कमी महसूस हुई और उसको बढ़ाया गया। हालांकि चंडीगढ़ में तो ऑक्सीजन की कमी ज़रा भी अभी तक नहीं है। और दूसरा जो वेंटिलेटर के जो पेशेंट्स भी है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सेकेंड वेव को भी अभी पता नहीं है जैसे कि ये स्टेबलाइज हो रही है या नहीं, पर हम तो उम्मीद करते हैं कि लगभग मई महीने के अंत तक डेफिनेटली ये स्टेबलाइज हो जाएगी और जो नंबर ऑफ कोविड केसेस है वो कम हो जाएंगे।
अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएंगे और साथ साथ में वैक्सीनेशन भी हमें कंटिन्यू रखना होगा, वो भी हमें प्रोटेक्ट करेगा इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि एक तो हर्ड इम्यूनिटी आएगी और एक जो पेशेंट्स जिनको वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसमें जो सीवियरिटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे ये 3-4 महीने में ये सेकेंड वेव काफ़ी नीचे फॉल करेगी, जैसे फरवरी 2021 में हुआ था, तो उस वक्त भी हमें पूरा डिसिप्लिन वे में कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। और जो थर्ड वेव होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो काफ़ी सेकेंड वेव से काफ़ी छोटी होगी और फर्स्ट वेव के आसपास हो सकती है, पर हमें डेफिनेटली अपने डिसिप्लिन वे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कि जब पिछले साल हम लोग फर्स्ट वेव में थे तो तब तो जो एल्डरली एज ग्रुप, जो सीनियर सिटीजन है, ज़्यादा इफेक्टेड थे। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे कि किडनी डिजीज़ थी और रेस्पिरेटरी डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ थी, तो वो ज़्यादा इफेक्टेड थे, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव। पर जो इस वे में देखने में आया है, इसमें सारे एज ग्रुप, पर्टिकुलरली जो यंगर एज ग्रुप है और मोबाइल ग्रुप है, जो लोग यंगर एज ग्रुप में, वो ज़्यादा देखने में इसमें इफेक्ट हुए हैं। पीजीआई की तरफ से तो पूरी तैयारी है और अभी सिर्फ हमें सिंपल बेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो जो बेड होना चाहिए वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सडनली उनका जो ऑक्सीजन लेवल फॉल कर जाता है, तो उनके लिए इंटेंसिव केयर का होना ज़रूरी है। तो हमें तो अभी ऑक्सीजन के साथ साथ में इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, वेंटिलेटर को भी। तो वहीं तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में डोज की कमी और वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। नए रास्ते के तहत राज्य सरकार अब सबसे पहले 35 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि इस कदम से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ भी कम होगी और टीके से जो कमी से जूझ रहे राज्य सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 1 मई से देश भर में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र समेत कई राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। टीकों की कमी के कारण कई राज्यों में 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आरोप है कि उनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से गुरुवार को बुलाई गई पंजाब कांग्रेस सांसदों की बैठक के अगले ही दिन राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रधान प्रताप सिंह बाजवा ने बेअदबी और कोटकपुरा गोलीकांड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर तत्काल सांसदों की बैठक बुलाने की मांग की है। चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਮੰਗ ਕੀਤੀ है कि पंजाब कांग्रेस के ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ लोक सभा के ਤੇ राज्य सभा के ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਵੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ MPs ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ कि गुरु ग्रंथ साहब, पावन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले लोग जोड़े ने उन्होंने कटहरे खड़ा करके सजावां दवानियां। ये समुचे पंजाबी जगत नाल कांग्रेस का वादा, ये वादा निभाना पड़ेगा। तो ये बारे जल्दी तो जल्दी मीटिंग करन,
थ्रेडबेयर ऐसी डिस्कशन चाहते कि सानू क्लीयर कर कि कितनी जल्दी सिट बनेगी, कौन कौन सिट च होएगा ते कदों ये अपनी पूरी कचहरी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला कर रही है। अब ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या कुछ शाहनवाज हुसैन ने कहा है, आइए सुनते हैं। देश कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस वक्त जरूरत है इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना से लड़ने का, लेकिन कांग्रेस कोई मौका चूकना नहीं चाहती। कांग्रेस जानबूझकर कोरोना की लड़ाई को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी रोज सेंट्रल विस्टा का विषय उठाकर ले आते हैं। अगर पार्लियामेंट बन रही है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्थ में भी कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है। ये बेवजह के विषय को उठाना, लोगों को भ्रमित करना, कोरोना के कंधे पर बैठकर राजनीति करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के विषय वो उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 10 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। इन 4 जिलों में श्रीनगर, बारामूला, वडगाम और जम्मू जिला शामिल है। वहीं इसी कड़ी में आज श्रीनगर में कर्फ्यू का असर भी साफ तौर पर देखने को मिला। यहां सुबह से ही सड़कें सूनी दिखाई दी, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ नजर आए। मजदूर साहब बताएं, लॉकडाउन है आज पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है क्योंकि इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है। जो कोविड आया है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है लोगों में भी। तो हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे। हम भी ट्रांसपोर्ट है, लोन है, बाकी चीज़ है, घर के अखराजात है, वो चलने नहीं हमें देते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है, मगर हमारे लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचे। हाँ, पूरा कश्मीर, पूरा JNK में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, पूरा इंडिया में चल रहा है। लेकिन लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनको डील भी देना चाहिए सुबह शाम, ताकि कोई बीमार होता है, किसी को इमरजेंसी होता है या कुछ भी होता है, बाकी घर में राशन, ये सब्जी वब्जी कुछ भी लाना होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा डील देना चाहिए इनको। और देखो, हमारा इसमें सारा मजदूर का नुकसान हो रहा है। तो मुलाजिम तो अपना काम कर रहा है, उसका तो सैलरी आता है महीने के बाद, लेकिन हमारा सोचो, क्योंकि हमारी गाड़ियों में फाइनेंस होता है, पहले हमें वो, उसके बाद हमें घर चलाना होता है, पूरा फैमिली होता है, ऊपर से यहाँ पे कोविड चल रहा है, इसका भी हमें सोचना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ कीजिए। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। देश कोरोना की दूसरी लहर से त्रस्त नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में तीसरी लहर को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के नेता आशीष नाथ तिवारी ने सरकार पर तीसरी लहर को लेकर हमला किया है। क्या कुछ आशीष नाथ तिवारी ने कहा है, आइए सुनते हैं। ऐसा दुनिया के बाकी भी कई एक्सपर्ट अब कहने लगे हैं कि जो तीसरी लहर है वो स्ट्रेन उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि दूसरी लहर में है, लेकिन मसला यह है कि मजबूत कदम उठाएंगे तब हम जीतेंगे।
तो मजबूत कदम कैसे उठाएंगे? आप अलग अलग राज्यों के आंकड़े देखिए। किसी एक राज्य का उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, बिहार को चलिए मान लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये बता दें कि बिहार में कुल कितने रेफरल हॉस्पिटल अभी चालू हालत में हैं, सामुदायिक अस्पताल कितने चालू हालत में और पीएससी कितने चालू हालत में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछा जाना चाहिए और प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि बिहार के कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, कुल 400 से ज्यादा रेफरल हॉस्पिटल बंद हैं। तो आपके पास अस्पताल नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सड़क के किनारे लोग तड़प तड़प के एक एक सांस के लिए मर रहे हैं। तो मजबूत कदम की उम्मीद नहीं है। इसलिए तीसरी लहर वैज्ञानिकों की निगाह में भले ही कमजोर हो, लेकिन एक आम आदमी के तौर पर जो तस्वीरें हम और आप रोज देख रहे हैं, तो मेरा मानना है कि भारत में तीसरी लहर भी खतरनाक होगी, क्योंकि हमारी सरकारों के पास हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। सेंट्रल विस्टा जरूरी है क्या? अभी हम भूख से मर रहे हैं, हम एक एक ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे हैं, हम बीमारी से मर रहे हैं, हमारे पास दवाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, मास्क नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और राजा का महल बनेगा। आप सोचिए, इतनी बर्बरता इतिहास के किताबों में हम लोगों ने पढ़ी है, जिन राजाओं के लिए उन्हें हम बर्बर राजा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा बनना जरूरी है, राजा का महल बनना इस समय जरूरी है कि सड़क पर ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर रहे आदमी को ऑक्सीजन देना जरूरी है। कैसे कोई आदमी, मतलब मुझे संदेह हो रहा है एक शख्स पर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो आदमी है भी या नहीं। राजमहल बनेगा और ऑक्सीजन के बिना आवाम मरे, किसी को फिक्र नहीं। ये समय सेंट्रल विस्टा का नहीं है। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी महल की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चिंता जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हाँ, तो मतलब वैक्सीनेशन का जिस तरह प्रोडक्शन है, जितना वैक्सीनेशन तैयार हो रहा है, लस तैयार हो रही है, पूरी लस मतलब पूरे भारत के तमाम राज्यों को देने की कोशिश हो रही है। जिस तरह महाराष्ट्र की तरफ से बहुत बार कंप्लेंट हुई कि हमें वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, हमको लस नहीं मिल रही है, लेकिन आज महाराष्ट्र बहुत बड़े गर्व से बोल रहा है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन और लस अपने महाराष्ट्र में आई है और महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। तो अगर आपको लस नहीं मिली थी तो आप कहीं से नंबर 1 पर आ सकते थे। आप हमेशा कंप्लेंट करते रहे कि सेंट्रल हमको मदद नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल के पास जो लस तैयार हो रही है वो सब बांटने के लिए है, और इसीलिए मुझे लगता है कि लस का शॉर्टेज ना हो, उसके लिए भी कोशिश चल रही है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस से इंसानों में त्राहिमाम मचा हुआ है। भारत में हर दिन लाखों लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, तो इससे मरने वालों की संख्या में रोजाना हजारों लोग शामिल हैं। लेकिन इंसानों के बाद अब देश में कोरोना वायरस ने जानवरों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अब जानवर भी उसकी चपेट में आने लगे। हैदराबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा में भी कोरोना वायरस जानवरों में पहुंच चुका है। इटावा की लाइन सफारी में 2 शेरनियां कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना संक्रमित पाई गई दोनों शेरनियों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है, ताकि अन्य दूसरे जानवरों पर वायरस हमला ना कर सके। सफारी के निदेशक ने बताया कि जांच में 2 शेरनी, गौरी और जेनिफिकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सफारी के निदेशक ने कहा कि फिलहाल दोनों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। दिनांक 30 अप्रैल 2021 को इटावा सफारी पार्क में 2 शेरनियों जो है तापमान अधिक पाया गया और भोजन भी नहीं कर रही थी। उनकी चिकित्सा प्रारंभ की गई। उसके पश्चात विशेष जांच हेतु उनका जो है मल और ब्लड जो है IVRI बरेली को भेजा गया दिनांक 3 मई और दिनांक 6 मई 2021 को। इसके पश्चात दिनांक 6 मई 2021 को जो है IVRI बरेली, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, सेंट्रल जू अथॉरिटी नई दिल्ली और देश के अन्य जो वन्य जीव विशेषज्ञ हैं उनके एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया कि इन दोनों वन्य जीवों की चिकित्सा में हम क्या क्या सावधानियां बरतें, किस प्रकार चिकित्सा की जाए। अभी जांच में दोनों शेरनियां जो है जिनका नाम गौरी, जिसकी आयु 3 वर्ष 8 माह
और जेनिफर, जिसकी आयु 9 वर्ष है, ये दोनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इन दोनों शेरनियों को आइसोलेट कर दिया गया है और चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श से इनकी चिकित्सा की जा रही है। वर्तमान में इनकी हालत अभी सायं 7 बजे तक जो है, आज दिनांक 7 मई 2021 को उत्तराखंड में लालकुआ क्षेत्र के बीजेपी नेता मनोज मौर्य शहर की पुलिस को इम्यूनिटी बूस्टर मसालेदार चाय पिलाकर उनमें ताजगी भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही कोतवाली में कार्यरत कर्मियों के अलावा जगह जगह पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों को भी चाय पिलाते हैं, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका आभार व्यक्त किया है। लॉकडाउन को लगे हुए तो कई दिन हो गए, लेकिन जब से ये लॉकडाउन 12 बजे से लगा है, तब से देखा हमने कि हमारे फ्रीडम फाइटर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और डॉक्टर वगैरह जो अपनी पूरी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं, इनके लिए हमने शाम को एक एनर्जी बूस्ट चाय की व्यवस्था की है, जो काले टाइप में है। और लगभग 5-6 दिन से हम लोग डेली शाम को ये चाय जहाँ जहाँ पुलिस की ड्यूटी रहती है और जहाँ जहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है, वहाँ लोगों को पिला रहे हैं। और जब तक ये कोरोना रहेगा और जब तक सब स्थितियाँ रहेंगी, तो डेली शाम 6 बजे के। तो वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना काल की आड़ में लूट करने वाले निजी अस्पतालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की सरकार द्वारा जारी तय रेटों से ज्यादा पैसे वसूलने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा उद्देश्य ये है कि जहां कोविड के जो बीमारी है, महामारी है, जिससे पूरे देश और दुनिया में हाहाकार है, तो फरीदाबाद में मैंने बल्लौर से शुरुआत करी। बल्लौर के जहां कोविड के लोग, जहां वैक्सीन लग रही थी, 500 आदमी रोज वैक्सीन लग रही थे। 18 साल से ऊपर वाले और डबल वैक्सीन का वहाँ काम चला हुआ था। और जहाँ पे कोविड सेंटर सेक्टर 3 में है, वहाँ भी 15 लोग थे, 28 बेड खाली थे, ऑक्सीजन पूरी थी उनके पास। तिगाम में भी यही था, वहाँ कोविड के इंजेक्शन लग रहे थे, 400 कोविड के रोज इंजेक्शन वैक्सीन। और वहाँ भी 10 बेड थे, 4 पे मरीज थे, 6 खाली थे। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कथित कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया। विजेंद्र मावी नाम के इस आरोपी के पास से पुलिस ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 8 भरे हुए थे, जबकि 42 खाली सिलेंडर थे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।
ANB न्यूज ने ठाना है कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी।